हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व। हम इस जनसंख्या वृद्धि से संबंधित मुख्य बातें की, जिसमें हमने कुछ सिद्धांतों की भी चर्चा की। ठीक है, यहाँ पे इसके वितरण में हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण। वितरण से सामान्य अर्थ है अपना कि ये जो जनसंख्या का जो आकार है, उनका समूह है या उनकी सभ्यताएं हैं, वो कहाँ पर है। वितरण मतलब कौन कौन से स्थान पे। विश्व के संदर्भ में बात करेंगे हम विश्व के संदर्भ में बात करेंगे। तो विश्व के संदर्भ में अगर जनसंख्या का वितरण देखें तो ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन क्षेत्रों की हम चर्चाएं करेंगे। यहाँ पे जैसे ये भारत वाली स्थिति, ये एशिया के क्षेत्र, यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले जो जनसंख्या है, सामान्य रूप में हम कहें तो जनसंख्या का जो वितरण है, इसकी जो व्याख्या है वो प्राचीन जो विद्वान थे, जो रोमन है, जो यूनानी है, वहाँ के विद्वानों द्वारा ही की गई थी। इस जनसंख्या के बारे में जानकारी उन्होंने मानव के लिए दो क्षेत्रों को प्रदर्शित किया, एक तो निवास योग्य और एक निवास अयोग्य। ये प्राचीन जो विद्वान थे, जिसमें यूनानी और जो रोमन विद्वान हैं, जिसके अंदर इरेटोस्थनीज को ले सकते हैं हम। इरेटोस्थनीज जो यूनानी विद्वान है, और एक क्लॉडियस टोलेमी है। क्लॉडियस टोलेमी। इन विद्वानों ने क्या किया, ये यूनानी है, ये रोमन है। इन विद्वानों ने इस निवास योग्य जो क्षेत्र है, इस निवास योग्य क्षेत्र के लिए एक्यूमेन कहा या ओक्यूमेन। इस निवास योग्य, जहाँ पे मानव रहता है, जहाँ पे निवास योग्य स्थान है, उसके लिए उन्होंने क्या कहा, एक एक्यूमेन या ओक्यूमेन। ठीक है। और एक स्थान होता है जो निवास अयोग्य होता है, यानी जहाँ मानव नहीं रह सकता। जैसे मान लो ज़्यादा शीत वाले क्षेत्र है, या ज़्यादा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, या ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई वाला क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों को निवास अयोग्य यानी नॉन एक्यूमेन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन एक्यूमेन। इसको नॉन एक्यूमेन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लॉडियस टोलेमी जो है, इन्होंने इस नॉन एक्यूमेन जो क्षेत्र है, इसको कहा टेरा इग्निकोटा। क्या कहा? टेरा इग्निकोटा। किसको कहा? ये जहाँ मानव नहीं रह सकता हो, मानव की जो पहुँच है उससे जो दूर स्थान है, उन स्थानों के लिए इन क्लॉडियस टोलेमी जो विद्वान है, इन्होंने इसके लिए एक शब्द काम में लिया, और इस शब्द का नाम है टेरा इग्निकोटा। ठीक है। यहाँ पे इतनी बात होने के बाद में निवास योग्य और निवास अयोग्य क्षेत्र होते हैं। ठीक है। जो आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में जो जनसंख्या का जो वितरण है, उस वितरण की जो व्याख्या की, वो विद्वान है प्रोफेसर ट्रिवार्था। कौन है? प्रोफेसर ट्रिवार्था। ये तो प्राचीन कालीन विद्वान थे, और जो आधुनिक काल का विद्वान है वो कौन है? प्रोफेसर ट्रिवार्था। इस प्रोफेसर ट्रिवार्था द्वारा इसकी व्याख्या की, तो इन्होंने दो आधार माने या दो भागों में इसको बांटा। एक तो मानव सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, जिसको एक्यूमेन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एक्यूमेन। यानी यूं कहें तो एक्यूमेन के लिए हम कह सकते हैं मानव सघनवास, जहाँ मानव ज़्यादा है, मानव का निवास स्थान है। ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, एक्यूमेन या मानव सघनवास के बारे में। कि मानव के सघन जो बसावट है, या जहाँ पे जनसमूह सघन है या समूह जो रहता है, ये संपूर्णतया अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से जो उत्तरी गोलार्ध है, वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा मानव समूह रहता है।
यहाँ पर ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक है। ये रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण अमेरिका वाला, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है प्रोफेसर त्रिवार्था कि जो विश्व के संदर्भ में देखें तो जो 90% जनसंख्या है विश्व की, 90% जनसंख्या, ये जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ये उत्तरी गोलार्ध में करती है। कहाँ करती है? उत्तरी गोलार्ध में। 10% जनसंख्या ऐसी है जो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? 0 डिग्री रेखा के उत्तर में। दक्षिण में क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अफ्रीका वाला क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा जल ही जल है, तो जल में मानव रहता नहीं। ज़्यादा स्थल वाला भाग कौन सा है? ये उत्तरी गोलार्ध का है, इसीलिए इसको स्थल मंडल कहते हैं या स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। इसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ पर 60% तो क्या है? स्थल है, बाकी 40% क्या है? यहाँ पे जल है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल है, जबकि 20% क्या है? यहाँ पे स्थल है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो 90% जनसंख्या वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जिसके हम यहाँ पे क्षेत्र बांध सकते हैं। निवास योग्य जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करें तो 4 क्षेत्र त्रिवार्था ने मुख्य बताए हैं। यहाँ पर 4 क्षेत्र कौन कौन से बताए हैं? एक तो बताया है यहाँ पे दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जन समूह। कौन सा है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जन समूह, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। विश्व के संदर्भ में भी देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत की, वो जनसंख्या इस क्षेत्र में रहती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। दूसरा क्षेत्र एक एक की हम डिटेल में बात करेंगे, एक बार इसको समझ लो। दूसरा क्षेत्र इन्होंने बताया वो यूरोपियन जन समूह जो है वो है यूरोपियन जन समूह। तीसरा जो क्षेत्र बताया वो बताया उत्तरी अमेरिकन जन समूह या अमेरिकन जन समूह। और चौथा जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर अफ्रीकन जन समूह, अफ्रीकन जन समूह, ठीक है। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसमूह रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले क्षेत्र की। पहला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जन समूह। दक्षिण का मतलब हो गया ये वाला ये वाला दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया ये, ठीक है। इसके अंदर सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हम कह सकते हैं भारत, पाकिस्तान चीन वाला क्षेत्र, यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड वाला क्षेत्र, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह यहाँ पे हैं। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो ये 10 डिग्री से 40 डिग्री वाला क्षेत्र होता है, 10 डिग्री से 40 डिग्री वाला, यहाँ पर ये भाग है, यहाँ पे द्वीपीय समूह है इंडोनेशिया के, ठीक है। यहाँ 10 डिग्री से और 40 डिग्री यानी यहाँ तक ये 40 डिग्री, इसके नीचे यहाँ दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जितने भी देश आते हैं वो अधिक जनसंख्या वाले देश होते हैं। कौन से होते हैं? अधिक जनसंख्या वाले एशियाई देश हैं। यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप है। इसमें प्राचीन काल से वर्तमान तक यहाँ पर नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। प्राचीन काल से
यहाँ से अब भी देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ है, चीन में हुआंगो सभ्यता है, क्यांग सभ्यता है। यहाँ पर बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई। वैदिक सभ्यता यहाँ विकसित हुई, सरस्वती सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है। तो इन जो नदियाँ हैं, इन नदियों के किनारे यहाँ पर कुछ सभ्यताएं विकसित हुई, वहाँ पर लोग यहाँ रहते थे, जनसमूह यहाँ पे विकसित पाया जाता है। इस क्षेत्र में सघन जनसमूह होने का प्रमुख कारण यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ कृषि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। किसके लिए पाई जाती है? कृषि के लिए। इस क्षेत्र में कृषि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, इसलिए इस सभ्यता को यहाँ पर कृषि सभ्यता कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर खाद्यान्न रूप में सबसे ज़्यादा जो फसल होती है कृषि में, वो यहाँ पे चावल होती है। कौन सी होती है? चावल। इसलिए इसको चावल सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊपन लिए हुई है, इसलिए इसको जलोढ़ सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। इन क्षेत्रों के अंदर इस भाग में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। यहाँ पर नदियों के द्वारा निर्मित जो जलोढ़ मिट्टी का मैदान बना हुआ है वो उपजाऊपन लिए हुए है, जिसके कारण यहाँ पे खाद्यान्न रूप में चावल जैसी कृषि की जाती है। यहाँ पर हम कृषि करते हैं, वो कृषि जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि होती है। कैसी होती है? जीवन निर्वाह प्रकार की, यानी जीवन यापन करने के लिए कृषि की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की कृषि होती है। एक तो होती है निर्वाह कृषि और एक होती है विस्तृत कृषि। एक कौन सी होती है? विस्तृत कृषि। इस दोनों कृषियों के बारे में समझ लो थोड़ा सा। निर्वाह कृषि वो होती है जहाँ पर भूमि संसाधन या भूमि कम होती है और जनसंख्या का दबाव क्या होता है? ज़्यादा होता है। जनसंख्या ज़्यादा होने से और भूमि कम होने से यहाँ पे उत्पादकता है वो बढ़ाते हैं। यहाँ पे कृषि फसलों में यहाँ उत्पादन की क्रिया होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है, वैसे तो अगर प्रति व्यक्ति ने देख करके प्रति एकड़ देखें तो यहाँ पे उपज ज़्यादा होती है। जीवन निर्वाह कृषि में प्रति व्यक्ति आय होगी कम, यानी भूमि कम है, यहाँ पे अनाज होगा, उसका बहुत सारी जनसंख्या रहती है, इसलिए वो एक व्यक्ति के हिस्से में उसकी उत्पादकता कम आती है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा देखें कि प्रति व्यक्ति आय तो क्या है? कम है। जीवन निर्वाह कृषि की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और लेकिन प्रति एकड़ भूमि की उपज जो होती है वो अधिक होती है। यानी इस जगह में जैसे मानो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तो यहाँ पे अनाज अधिकतम उगाया जाएगा। अगर यहाँ पे जनसंख्या कम होती, भूमि ज़्यादा होती, तो उसमें काम करने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं, जिससे यहाँ पे अनाज की या फसलें कम होती। तो समझ में आ गया। विस्तृत कृषि वहाँ होती है जहाँ भूमि संसाधन ज़्यादा होता है और जनसंख्या वहाँ की कम होती है। ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव क्या है? कम है, इसलिए वहाँ पे विस्तृत कृषि होती है। यानी उसके अंदर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? ज़्यादा, यानी कम व्यक्ति होते हैं, उपज होती है तो वो एक व्यक्ति के हिस्से में उसकी उत्पादकता ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय होती है ज़्यादा और प्रति एकड़ भूमि में जो उपज होती है वो होती है कम, तो उसको हम विस्तृत कृषि बोलते हैं। ठीक है। तो जो जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि होती है जो कम भूमि में अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पे अनाज को केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही की जाती है। अपने दैनिक जीवन में जीवन निर्वाह यानी जीने के लिए जो खाद्य पूर्ति की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह प्रकार की अपनी जिंदगी को काटने वाली कृषि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें मुख्य फसल जो होती है खाद्यान्न रूप में वो चावल होती है। चावल ही एक ऐसी फसल है, ऐसा अनाज है खाद्यान्न में जो कि अधिक से अधिक जनसंख्या का कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। क्योंकि ये ऐसी फसल है जो कि पैदावार में कम भूमि में भी अधिक उत्पादन दे सकने वाली फसल है। ठीक है। तो इस प्रकार की ये सिंधु सभ्यता वाले क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि होती है। ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है इस क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में। यहाँ तटीय क्षेत्र भी सम जलवायु है इसका प्रमुख कारण। यहाँ तटीय क्षेत्र है जिसके कारण यहाँ इसको परिवहन के साधन भी मिल जाते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊपन लिए हुए है, खनिज संपदा यहाँ पे मिल जाती है।
यहाँ पर और देखें तो सांस्कृतिक जैसे क्षेत्र है, सामाजिक जैसे आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, शांति से भी रहती है, यहाँ पे शांति सुरक्षा रहती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर इन तटीय भाग के पास होने के कारण सम जलवायु मिलती है, जिसके अनुकूल दशा होने के कारण यहाँ जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है यूरोपियन जनसमूह। ये तो कहाँ से है, 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य वाले क्षेत्रों में। उत्तरी अक्षांश, इसको ध्यान में रखना, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, इनके मध्य में है। लेकिन यहाँ पर देखें तो इस क्षेत्र में जो यूरोप वाली कंट्रीज़ हैं, यहाँ यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर भी जनसंख्या का समूह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या जो समूह होता है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विशाल जनसमूह पाया जाता है। कहाँ से, 40 डिग्री अक्षांश से और 60 डिग्री अक्षांश तक, नॉर्थ लैटिट्यूड तक यहाँ जनसंख्या का विशाल जनसमूह पाया जाता है यूरोप वाले क्षेत्रों के अंदर। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस सभ्यता में, यहाँ जो सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता में 45 डिग्री से 55 डिग्री के जो मध्य वाला क्षेत्र है वो यहाँ पे सघन जनसंख्या वाला होता है। कितना, 55 डिग्री और 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या वाला होता है, जनसमूह वाला होता है। जनसंख्या का यूरोप के अंदर जनसंख्या ज़्यादा तो पाई जाती है 40 से 60 के मध्य, लेकिन जो 45 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांश के मध्य हम देखें तो वहाँ पे सर्वाधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो जो यहाँ पर इस क्षेत्र में यूरोपीय जनसमूह की, इसको बोलते हैं जनसमूह की धुरी इसलिए बोलते हैं कि जनसंख्या यहाँ पे सघन है, इसलिए इसको बोलते हैं जनसंख्या की धुरी। कौन से क्षेत्र को, इस यूरोपीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जनसंख्या की धुरी बोलते हैं, क्योंकि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है। ठीक है। सघनता का जो कारण है यहाँ पे इस क्षेत्र में, जो सघनता का कारण है वो 18वीं शताब्दी में जब तीव्र औद्योगिकरण हुआ था यूरोप के अंदर, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, तीव्र औद्योगिकरण हुआ। उसकी जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही यहाँ पे जो समाज बना वो औद्योगिकृत समाज बना। ठीक है। समाज का यहाँ पे निर्माण हुआ, नगरीय यहाँ की सभ्यता बनी, औद्योगिक सभ्यता भी कह सकते हैं। इस अनेक नगरों स्थापित होने के बाद में इसको क्या कहते हैं हम, औद्योगिक जो नगर है या औद्योगिक सभ्यता है या नगरीय सभ्यता भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या है, इस यूरोपीय क्षेत्रों की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का जो जीवन स्तर है वो उच्च पाया जाता है। यानी कि जो जीवन सुख समृद्धि यहाँ पे जो आवश्यकता चाहिए मनुष्य को, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है उनको। वो उच्च तकनीकी ज्ञान रखते उच्च तकनीकी है उसके स्तर को, ज्ञान के स्तर को भी ये रखते हैं। उसी के आधार पर विशिष्ट आर्थिक तंत्रों को विकसित कर लेते हैं या निर्मित कर लेते हैं। ये उच्च जीवन स्तर और उच्च विकास के स्तर इन्होंने यहाँ पर केवल किसके कारण बने हैं, ये उसको कायम कैसे रखा जाता है, ये क्या करते हैं कि इस क्षेत्र में भूमि कम है, इस क्षेत्र में भूमि कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपने जीवन स्तर और उच्च विकास को बनाए रखने के लिए भूमि कम पड़ती हुई भी उसके बाद में क्या करते हैं, ये दूसरी जगह ये औपनिवेशिक जो शक्ति के रूप में काम विकसित होते हैं। वो कैसे होते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं दूसरे क्षेत्रों में जैसे यहाँ पे आकर के इस क्षेत्र के अंदर अपना कब्जा जमा लिया, यहाँ के जो खनिज संपदा है उसके ऊपर अपना अधिकार, मालिकाना अधिकार रख लिया। यहाँ से खनिज उद्योगों के द्वारा जो आर्थिक संपदा ये कमाते हैं उनको अपने मातृ राष्ट्र में भेज देते हैं। ये जहाँ पर कब्जा करते हैं ये तो औपनिवेशिक हो गए। जैसे यहाँ के लोग अंग्रेज़ अपने भारत में आए थे तो अंग्रेज़ क्या कहेंगे, औपनिवेशिक भारत, यानी उनका अधिकार है वहाँ पर। ठीक है। और हम क्या कहेंगे कि यहाँ से जो कमाया हुआ वो अपने देश ले जा रहे हैं, यानी मातृ राष्ट्र, यानी खुद के राष्ट्र को क्या कहते हैं, मातृ राष्ट्र। तो ये जो औपनिवेशिक शक्तियों से जो धन कमा रहे हैं यूरोपीय देश हैं, ये तकनीक उस तकनीकी ज्ञान तो रखते ही हैं और यहाँ की जो खनिज संपदा है उसको कमा करके अपने मातृ राष्ट्र में इसको भेजते रहते हैं। इसके कारण भी ये विकसित हो गए थे, इसके कारण भी क्या हो गए, विकसित हो गए। तो औपनिवेशिक दृष्टि से भी ये विकसित देश माना जाता है।
ठीक है। इस प्रकार जो संसाधन है यहाँ पे भरपूर संसाधनों का इन्होंने उपयोग किया, जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं वहाँ से, ठीक है, और अपने मातृ राष्ट्र में, और ये आर्थिक संपदा को भेजते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे सघन जनसंख्या का कारण तो ये है। इस प्रदेश को हम कहेंगे तो एक विद्वान था जो एडवर्ड एकरमैन और जेलेंस्की विद्वान है। एक तो कौन है, एडवर्ड एकरमैन, और दूसरा है जेलेंस्की। इन दोनों ने यहाँ पे इस जनसमूह वाले क्षेत्र है, इस जनसमूह वाले क्षेत्र को यूरोपीय सदृश से जनसंख्या प्रदेश भी कहा है। कौन सा कहा है यहाँ पे, यूरोपीय सदृश जनसंख्या प्रदेश। किसको कहा है, इस जनसमूह वाले क्षेत्र को कहा है एकरमैन ने। जनसंख्या प्रदेश पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसके अंदर हम बात करते हैं, एकरमैन और जेलेंस्की जो विद्वान है, इन्होंने इस जनसमूह को यहाँ पे क्या कहा, इस निवास योग्य क्षेत्र को क्या कहा है, जनसंख्या सदृश प्रदेश कहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिकन क्षेत्र। कौन सा है, अमेरिकन। ये अमेरिकन वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बात करें हम तो ये अमेरिकन वाला क्षेत्र, उत्तरी अमेरिकन वाला, यहाँ पर इस क्षेत्र में ये जो पार्ट है दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र है, जो हम अगर अक्षांशों की बात करें तो 30 डिग्री से और 45 डिग्री के मध्य, ठीक है। और अटलांटिक का जो तट है यहाँ से लेकर के और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इनके मध्य में यहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। किनके मध्य में पाई जाती है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य। और कहाँ से, इस क्षेत्र से, ये अमेरिकन अटलांटिक तट है, इस तट से लेकर के पश्चिम में 100 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर रेखा है उसके मध्य में जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अमेरिकन प्रदेश का जनसमूह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर विकसित समाज है, और यहाँ पर विकसित समाज सर्वाधिक हुआ कहाँ से, जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपीय कंट्री है वो आकर के इस देश को विकसित कर दिया, क्योंकि उस तकनीकी ज्ञान रखने वाले यहाँ पे मानव समुदाय रहते थे, ठीक है। यहाँ से आकर के इन क्षेत्रों में कब्जा जमाया और यहाँ पे वो लोग आकर के बस गए। यहाँ के एंग्लो इंडियन को तो इन्होंने क्या किया, आदिवासी लोग थे एंग्लो इंडियन जो काले रंग के थे, उनको तो यहाँ पे जंगलों में भेज दिया गया, ठीक है। और बाकी क्षेत्रों पे ये इन्होंने अधिकार कर लिया। और यहाँ पर अधिकार करने के बाद में जो ये लोग आए, जनसंख्या तो कम थी लेकिन ये भूमि संपदा थी वो ज़्यादा थी, तो यहाँ पे विस्तृत कृषि करने लग गए। यहाँ के अंदर हम बात करें तो यहाँ मशीनीकरण की सभ्यता विकसित है। मशीनीकृत जो सभ्यता है, कारण कि उद्योगों में भी मशीनों को ज़्यादा काम में लेते हैं, और कृषि का जो कार्य हैं उसमें भी, क्योंकि बड़े क्षेत्रों में यहाँ पे मानव समुदाय इतना है नहीं जिससे वो काम कर सकें, तो मशीनीकरण का यूज करते हैं। कृषि में भी करते हैं और उद्योगों में भी करते हैं, इसलिए यहाँ की जो सभ्यता है उनको मशीनीकृत सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ का जो जीवन स्तर है वो जीवन स्तर उच्च पाया जाता है यहाँ, क्योंकि भरपूर संसाधन है यहाँ पर, खनिज संपदा भरपूर है और वो भविष्य में भी बनी रहेगी। यहाँ इनका उपयोग करने के लिए जनसंख्या का आकार क्या है, यहाँ पे कम है, क्योंकि वो संसाधन खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा क्या है, ज़्यादा है, जनसंख्या क्या है, कम है, जिसके कारण आगे भविष्य में भी इसका बना रहना तय है, ठीक है। तो ये संपदा, ये विकसित राष्ट्र बन गए हैं। ये कैसे बने, औद्योगिकृत समाज और नगरीकृत समाज जो है उसके कारण यहाँ उच्च तकनीकी ज्ञान प्राप्त ये लोग विकसित देश की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। 3 क्षेत्र हो गए, एक तो कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र हो गया यूरोपीय जनसमूह वाला क्षेत्र, और एक क्षेत्र कौन सा हो गया, अमेरिकन क्षेत्र, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है वो अफ्रीकन जनसमूह है। अफ्रीका में 70% हम बात करें मरुस्थलीय दशाएँ हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ का 70% भाग, यहाँ पे देखो सहारा मरुस्थल है, यहाँ पे नामीब का मरुस्थल है, यहाँ कालारी मरुस्थल है, तो यहाँ पे 70% जो स्थल है वहाँ पर क्या है, मरुस्थलीय दशाएँ देखने को मिलती है अपने को। यहाँ सघन वन है, आर्द्रता होने के कारण यहाँ पे ये क्षेत्र निर्जन कहलाते हैं। क्योंकि आर्द्रता क्यों है, कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है, यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती रहती है, दलदली क्षेत्र है ये वाला, तो ये भी निर्जन क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र है वो भी निर्जन क्षेत्र है, ठीक है। अधिक वर्षा के कारण वन अधिक है यहाँ पे कांगो बेसिन में, तो उस ज़्यादा वनों के कारण भी यहाँ जनसंख्या निवास नहीं कर सकती। तो अफ्रीका के केवल 30% भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है।
केवल 30% भाग पर ही, और वो भी कहाँ है, नील नदी की घाटी में है, नाइजर नदी घाटी में है, जाम्बिया जो क्षेत्र है वहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका देश है, इसका दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर सघन लोग रहते हैं, सघन निवास करते हैं सघन रूप में, ठीक है। तो इसकी बात हम करते हैं। अफ्रीका में आपको क्या रखना है, यहाँ पे केवल 30% जनसंख्या रहती है, एक तो नील नदी वाले क्षेत्रों में, यहाँ मिस्र वाले क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ रहती है, ठीक है। नाइजर नदी है यहाँ पे, उसके यहाँ तटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पे रहती है। जाम्बिया जो देश है यहाँ दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ पे, ठीक है। मोजाम्बिक प्रकार के देशों के पास में यहाँ, ये वाली बात हो गई अफ्रीकन जनसमूह की, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो हम कहाँ कहाँ करेंगे विश्व के संदर्भ में, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है, एक यहाँ पे यूरोप की कंट्रीज है वहाँ रहती है, और अमेरिका की ये वाला क्षेत्र ज़्यादा जनसंख्या वाला है, और अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।